खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। कौन बनेगा प्रधानमंत्री में सिद्धार्थनगर डुमरियागंज में मौजूद हैं हम। और देखिए, यहां सिद्धार्थनगर के लोगों ने जोरदार तालियां बजाई हैं और जोरदार बजानी चाहिए भैया। क्या बात कर रहे हैं आप। आज तो आपके सवाल होंगे और यहां के नेताओं के होंगे जवाब, लेकिन उससे पहले राजनीतिक घटनाक्रम जो आज दिन भर रहा, उस पर राजनीतिक रिपोर्ट्स का सिलसिला। ये दस्तूर है भाई कौन बनेगा प्रधानमंत्री का। और आज तो 5वें चरण का मतदान भी था। तो 51 सीटों पर आज वोटिंग हुई, लेकिन जानते हैं सबसे ज्यादा चर्चा में रही बंगाल की 7 सीटें, जहां वोटिंग में बम, गोली, बंदूक, लाठियां सब कुछ चला और लज्जित हुआ देश का लोकतंत्र। देखिए रिपोर्ट। यहां बम है, यहां गोली है और यहां लाठी भी है। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्वों में वैसे तो इन सभी चीजों की कोई भूमिका नहीं, लेकिन शर्मनाक है कि ममता बनर्जी के बंगाल में चुनाव के दौरान देश को हर बार ऐसी तस्वीरें देखनी पड़ रही हैं। यही वजह है कि बंगाल में 5वें चरण के चुनाव से ज्यादा 5वें चरण की हिंसा चर्चा में है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हुबली की हैं, जहां बरसती लाठियों और बवाल के बीच मतदान संपन्न हुआ। पुलिस से भिड़ रहे ये लोग ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, जिन पर लोगों को वोट डालने से रोकने का आरोप है। पुलिस ने इनकी गुंडाई रोकने के लिए लाठीचार्ज किया, तो देखिए कैसे ये पुलिस वालों से ही हाथापाई पर उतर आए। एक तरफ हुगली में हंगामा कर रहे टीएमसी समर्थकों को पुलिस रोक रही थी, दूसरी तरफ हुगली में यहाँ की बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चटर्जी मतदान कराने में लगे अधिकारियों को हड़काने में लगी थी। পুরুষ মানুষ হয়েছ, সোজা মাথা হয়ে কাজ করো। लॉकेट चटर्जी सरकारी अधिकारी पर वोटर को भड़काने का आरोप लगा रही हैं। चुनाव के दिन शर्मसार करती तस्वीरें पश्चिम बंगाल के कोने कोने से आईं। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बैरकपुर की हैं। सुरक्षा बलों के साथ बदहवास दौड़ रहे ये शख्स बैरकपुर से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन सिंह हैं। अर्जुन सिंह के मुताबिक बैरकपुर के पोलिंग बूथों में टीएमसी के लोग मतदाताओं को डरा धमका रहे थे, जिसके बाद अर्जुन सिंह ने टीएमसी के लोगों को दौड़ाकर पकड़ना शुरू किया। वोटिंग में हो रही गड़बड़ी को रोकने का खामियाजा अर्जुन सिंह को भुगतना पड़ा, जब टीएमसी के लोग सुरक्षा बलों की मौजूदगी में ही अर्जुन सिंह से भिड़ गए। ममता बनर्जी की सरकार में गुंडों के हौसले कितने बुलंद हैं, उसकी मिसाल है ये तस्वीरें। ये बंगाल का श्रीरामपुर है और पोलिंग बूथ के बाहर मार खा रहे शख्स का कसूर सिर्फ इतना है कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता है। चुनाव के दिन पश्चिम बंगाल के इन गुंडों के सिर पर तो जैसे खून सवार है। देखिए कैसे ये लोग घेरा बनाकर बीजेपी कार्यकर्ता की पिटाई कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में मारपीट और हिंसा से आगे बम का इस्तेमाल हुआ, मानो कोई जंग का मैदान हो। बंगाल के बोगांव में पोलिंग बूथ के बाहर जिस तरह बम फेंककर दहशत फैलाने की कोशिश हुई, उसने चुनाव की गरिमा को तार तार करके रख दिया। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में भी बंगाल के बेखौफ गुंडों ने जो बम बरसाए, उसमें 15 लोग घायल हो गए। पश्चिम बंगाल के चुनाव में हो रही हिंसा पर बीजेपी ने चुनाव आयोग से
टीएमसी पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ममता बनर्जी हार रही है, तृणमूल कांग्रेस हार रहा है, इसलिए वोट से नहीं रीगिंग से चुनाव जीतना चाहते हैं। वोट से नहीं रीगिंग से चुनाव जीतना चाहते हैं। चुनाव आयोग को भी धमका रहे कि आज जो हुआ है वो लोकतंत्र के नाम पर एक रीगिंग पोल हुआ है, डेमोक्रेटिक पोल नहीं हुआ है। बंगाल में बम, बंदूक और हिंसा के साए में चुनाव हो रहे हैं। हर बार ये चुनाव की हिंसा हेडलाइन बनती है। हर बार बीजेपी चुनाव आयोग से शिकायत करती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में गुंडों को किसी का खौफ नहीं। इंतजार इस बात का है कि छठे चरण में देश पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव देखेगा या एक बार फिर हिंसा की तस्वीरें देखकर सिर शर्म से झुका लेगा। तो बंगाल के अलावा अगर आज की वोटिंग में कुछ चर्चा में रहा तो वो रहा अमेठी। और अमेठी क्यों चर्चा में रहा वो समझने के लिए देखिए ये अगली रिपोर्ट। सब वही पंजाब है, ऐसे हाथ पकड़ के हमारे ऐसे बटन दबवा दे जबरदस्ती। हाँ है? हाथ पकड़ के इसे बटन कहा था, अपने आप पंजाब बधाई थे। हम धरे जाते रहे नो पर कमल पर, हाँ। तो वही पंजाब बधाई थे। अच्छा तो मना करे, माने नहीं। बुजुर्ग महिला का ये वीडियो अमेठी से बीजेपी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने सुबह 10 बजे ट्विटर पर शेयर किया। आरोप लगाया कि अमेठी में राहुल गांधी के पक्ष में बूथ कैप्चरिंग हो रही है। इस वीडियो में जो बुजुर्ग महिला दिख रही है वो बता रही है कि वो कमल का फूल पर बटन दबाना चाहती थी, लेकिन बूथ पर मौजूद लोगों ने पंजे पर बटन दबवा दिया। हाथ पकड़ के इसे बटन कहा था, अपने आप पंजाब बधाई थे। हम धरे जाते रहे नो पर कमल पर, तो वही पंजाब बधाई थे। स्मृति ईरानी ने चुनाव आयोग से इस आरोप पर संज्ञान लेने की मांग की, लेकिन कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं कि स्मृति रोने वाले बच्चे की तरह काम कर रही है। रोतड़ू है, रोती है, रोंदी बच्चे देखे हैं तुमने? तो शिकायत ही। अमेठी में बीजेपी की स्मृति ईरानी का मुकाबला कांग्रेस के राहुल गांधी से है। स्मृति सुबह से ही अमेठी के बूथों का दौरा कर रही हैं। वोटिंग के दिन स्मृति ने राहुल गांधी की अमेठी में मौजूदगी पर भी सवाल उठाए। आपको लगता है कि अमेठी आपको आपको मिले राहुल गांधी? यहाँ पे एबीपी न्यूज है ना, आज सुबह से राहुल गांधी मिले तो वो न सिर्फ लापता सांसद हैं बल्कि लापता प्रत्याशी भी हैं अमेठी के। बाद में ये खबर आई कि राहुल गांधी थोड़ी देर के लिए अमेठी जाएंगे, लेकिन शाम को स्मृति के पास जब ये खबर पहुंची कि राहुल नहीं आ रहे तो एक बार फिर उन्होंने हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने आज वोटिंग के दिन एक बार फिर अमेठी की जनता को धोखा दिया है। ये तो मैं पहले से ही कहती थी कि सांसद लापता है, कांग्रेस का प्रत्याशी लापता है। इतना तो इज्जत करते उन लोगों की जिन्होंने 15 साल उन्हें संजो कर रखा, प्रेम दिया, सम्मान दिया। इतना बड़ा अपमान करने की क्या जरूरत थी? अमेठी का चुनाव निपट गया है। पिछली बार यानी 2014 में भी राहुल के सामने स्मृति ईरानी ही थी, तब राहुल ने उन्हें हरा दिया था। अब इस बार क्या होता है ये तो 23 मई को मालूम चलेगा। चलिए रुक करते हैं अगली रिपोर्ट का। क्या मोदी जी को लगने लगा है कि चुनाव की राह थोड़ी कठिन होती जा रही है और इसीलिए उन्होंने चला है नई दोस्ती का नया दांव तूफान के बहाने? हम क्या कहना चाहते हैं इस रिपोर्ट में समझिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ फोनी तूफान की तबाही का जायजा ले रहे हैं। ठीक इसी तरह मोदी पश्चिम बंगाल का भी दौरा करना चाहते थे। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा के सीएम और वहां के प्रशासन के साथ तबाही से निपटने के प्लान पर बैठक की और ठीक इसी तरह मोदी ममता सरकार के साथ भी समीक्षा बैठक करना चाहते थे। प्रधानमंत्री मोदी का आरोप है कि उन्होंने 2 बार पश्चिम बंगाल की सीएम से बात करने की कोशिश की, लेकिन अपने अहंकार की वजह से उन्होंने बात नहीं की। चक्रवात के संबंध में मैंने ममता दीदी से फोन पर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन दीदी का अहंकार इतना ज्यादा है कि उन्होंने मुझसे बात नहीं की। मैं इंतजार करता रहा कि शायद
दीदी वापस मुझे फोन करे, लेकिन उन्होंने फोन नहीं किया। मैंने फिर भी उन्हें दोबारा फोन किया। मैं पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए चिंता में था, इसलिए ममता दीदी से बात करना चाहता था। वो यहां की मुख्यमंत्री है, लेकिन दीदी ने दूसरी बार भी मुझसे बात नहीं की। दीदी को अपनी राजनीति कितनी ज्यादा चिंता है, उन्हें पश्चिम बंगाल के लोगों की परवाह नहीं है। ये तो हुई ममता की बात। अब हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। फोनी से हुए नुकसान की समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ओडिशा के भुवनेश्वर पहुंचे तो उनको रिसीव करने के लिए पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक भी मौजूद थे। मोदी को पटुका पहनाकर पटनायक ने उनका स्वागत किया और दोनों ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। हेलीकॉप्टर में बैठकर दोनों ने हालात का जायजा लिया। बाद में कैमरे पर आकर पीएम मोदी ने सीएम नवीन पटनायक की तारीफ की। ऐसी विकट परिस्थिति में तत्काल जो काम है, पानी हो, बिजली हो, कम्युनिकेशन हो, नवीन बाबू ने बहुत अच्छा प्लान किया है। भारत सरकार उसमें उनके साथ रह करके सारी चीजों को आगे बढ़ा पाएगी। मोदी का ये बयान चुनावी राजनीति के लिहाज से भी काफी कुछ बता रहा है। ओडिशा में चुनाव खत्म हो चुका है। माना ये जा रहा है कि मोदी को अगर सरकार बनाने में दिक्कत आती है तो फिर पटनायक उनके संकट मोचक बन सकते हैं। 2014 लोकसभा चुनाव में ओडिशा की 21 लोकसभा सीटों में से 20 सीटें नवीन पटनायक के बीजू जनता दल ने जीती थी। नवीन पटनायक मौजूदा वक्त में ना तो बीजेपी के साथ है और ना ही कांग्रेस के साथ। चुनाव के दौरान वो साफ कर चुके हैं कि ओडिशा के विकास के लिए जो सोचेगा उसका समर्थन करेंगे और मौजूदा केमिस्ट्री बता रही है कि पटनायक मोदी के काफी काम आने वाले हैं। कौन बनेगा प्रधानमंत्री में, अब डुमरियागंज पूछेगा सवाल और जवाब देंगे राजनीतिक पार्टियों से आए मंच पर मेहमान जो मौजूद हैं वो। आइए इंट्रोडक्शन करा दूं। कांग्रेस से हमारे साथ ठाकुर प्रसाद तिवारी जी हैं। ठाकुर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सतीश द्विवेदी हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से। सतीश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मुमताज अहमद है हमारे साथ गठबंधन से। सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और चूंकि सरकार आपकी है साहब, तो सवाल भी आप ही से पूछा जाएगा। अभी एक रिपोर्ट हमने दिखाई थी इस कार्यक्रम में, जब हम राजनीतिक रिपोर्ट्स दिखा रहे थे सतीश जी, तो हमने दिखाया कि शायद मोदी जी को अब लगने लगा है कि चुनाव कठिन हो गया है। नवीन पटनायक के साथ जिस तरीके से तूफानी पॉलिटिक्स उन्होंने की है, दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, तो ये मैसेज जा रहा है कि शायद उनको भी अब एहसास हो गया है कि राह थोड़ी कठिन है। राम माधव साहब कह चुके हैं कि शायद पर्याप्त बहुमत न मिले, शायद ऐसा हो सकता है कि बीजेपी को पूर्ण बहुमत न मिले। क्या कहेंगे आप? नहीं, मोदी जी को जितना हम जानते हैं, प्रचंड बहुमत से उनकी सरकार बनी थी और उन्होंने पहला ही बयान दिया था कि मैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार नहीं, मैं टीम इंडिया चलाऊंगा। मैं मेरी कैबिनेट और देश के सभी मुख्यमंत्रियों को लेकर एक टीम बनाऊंगा और पूरे देश के विकास के लिए उस आधार पर काम करूंगा। उन्होंने बैठकें भी इस तरह से की थी। जब भी किसी प्रदेश में कोई संकट आया है, कोई तूफान आया है, कोई प्राकृतिक आपदा आई है, उन्होंने हमेशा जैसे आज किया है वैसे ही वो मुख्यमंत्री चाहे जिस दल का हो उसको साथ लेकर वहां की जनता को राहत पहुंचाने का प्रयास किया है। आज भी वही किया है जैसा मोदी जी कहते रहते हैं। इसका कोई निहितार्थ निकालने की आवश्यकता नहीं। चलिए ठीक है। मैं राजनीति में गंदे बोल वचनों का हमेशा से विरोधी रहा हूं और शायद देश में कोई भी इसका पक्षधर नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से चौकीदार चोर है के बाद मिस्टर क्लीन और भ्रष्टाचारी नंबर 1 राजीव गांधी की एंट्री मोदी जी ने कराई है, उसके बाद जब राहुल और प्रियंका गुस्सा हुए तो आज मोदी जी ने कहा कि अगर इतना ही फक्र है राजीव गांधी पर तो क्या उनके नाम पर चुनाव लड़ लीजिए ना। लड़ सकते हैं क्या राजीव गांधी के नाम पर चुनाव? राजीव गांधी के नाम पे चुनाव तो नहीं लड़ सकते, पर इस देश पे जो शहादत है राजीव गांधी की, उसको भुलाया भी नहीं जा सकता। आप जानते हैं आज जिस तरह से माननीय मोदी जी कदम उठाते हैं
जिस तरह से बात करते हैं, निश्चित रूप से उसी अंदाज में माननीय राहुल गांधी जी अपनी बात करते हैं और अपना पक्ष भी रखते हैं। जी चलिए, राहुल गांधी उसी अंदाज में अपना पक्ष रखते हैं। सवाल अब गठबंधन से। सर, आपने जो है आफताब आलम साहब को अपना प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। मैं सुबह से सिद्धार्थनगर डुमरियागंज में घूम रहा हूं। मैं पहले बता दूं कि यहां मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। मतलब जगदंबिका पाल साहब के लिए राह उतनी आसान नहीं है जितनी 2014 में थी। लेकिन आफताब आलम साहब तो विधायकी का भी चुनाव हार चुके हैं, तो फिर आपने क्यों दांव लगाया उन पर? देखिए, यह चुनाव पार्टी लड़ती है और गठबंधन लड़ता है। और इस बार का चुनाव इस देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। इस देश में जो माननीय प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो वायदा किया था और जो 5 साल की सरकार रही है और जो उत्तर प्रदेश की यह सरकार माननीय योगी जी की रही है, जो इन लोगों ने वादे करके जो चुनाव में आए हैं, उसके खिलाफ ये पूरा देश, पूरा प्रदेश महागठबंधन के साथ खड़ा है और उन्हीं मुद्दों के साथ हम लड़ रहे हैं। आज संविधान पर खतरा है। आज इस मुल्क के तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर खतरा है। तमाम संवैधानिक संस्थाओं को इस देश के प्रधानमंत्री ने पंगु बना दिया। आज इस देश का लोकतंत्र दुनिया का सबसे मजबूत लोकतंत्र माना जाता था, लेकिन आज इस चुनाव में इस लोकतंत्र पर खतरा है। अगर इस चुनाव तय करेगा कि महागठबंधन प्रधानमंत्री बनाएगा, महागठबंधन की तरफ से प्रधानमंत्री बनेगा। माननीय मोदी जी इस बार प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं। माननीय मोदी जी इस बार प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं है। अब जनता के पास आऊंगा, एक एक करके हाथ उठाइएगा, सवाल पूछा जाएगा और जवाब लिया जाएगा। भैया पूछो। हम भाजपा से पूछना चाहते हैं कि इन्होंने 15 लाख का वादा किया था, 15 लाख वो किस खाते में आया है ये बताएं। ये बहुजन समाज की सरकार बनने वाली है। ये तो प्रधानमंत्री होंगी इस बार। ये तो कोई नहीं पूछता तो भी मैं पूछ लेता हूं कि 15 लाख क्यों नहीं आए अब तक, और 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? सर, मैं माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि हम अनुदेशक 2013 से बेसिक शिक्षा परिषद में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं। पैब द्वारा 2017 में हम लोगों को 17,000 के प्रस्ताव के मंजूर करने के बाद भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी आज तक हम लोगों को 17,000 नहीं दिए। और गजब क्या हो गया कि 5 महीने से मानदेय हम लोगों को नहीं प्राप्त है, जनवरी 2019 से। इसका जवाब दीजिएगा सवाल। जिसमें सर जी सबसे बड़ी समस्या यह है, आज तक हम लोगों को मानदेय नहीं मिला, भूखमरी से हम लोग परेशान हैं। और बेसिक शिक्षा परिषद। मैं पूछता हूं सवाल इधर से। सर, मैं अखिलेश यादव जी से पूछना चाहता हूं कि वो किस तरह कहते हैं कि किसानों को खाद का दाम बढ़ा दिया गया है, जबकि पहले 330 रुपए की यूरिया थी जिसका दाम पड़ता था 6 रुपए 60 पैसे, और आज इस यूरिया का दाम है 266 रुपए, और 266 रुपए के हिसाब से पड़ता है 590 पैसा प्रति किलो। वो किस क्लास में पढ़े हैं, कहां तक पढ़े हैं? ठीक है, बताएंगे। मैं यह गठबंधन के प्रत्याशी से भी पूछना चाहता हूं। अरे विदेश से पढ़कर आए हो तो यार क्या बात कर रहे हो? भैया सवाल। गठबंधन के प्रत्याशी के लिए अभी बताए हैं कि हम मुख्य प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन हमको तो ऐसा लगता है बिना दूल्हे के बाराती। नहीं, बहन मायावती प्रधानमंत्री बनेंगी, ये कह चुके हैं समाजवादी पार्टी वाले। नहीं, अभी कोई गठबंधन के लोग कहीं नहीं ऐसा कहें कि प्रधानमंत्री। कई जगह मेरे को सपा के प्रत्याशी, सपा के जो मेहमान आते हैं उन्होंने बताया। केवल उत्तर प्रदेश के 39 सीट अगर वो जीत भी जाती है तो किस कोने में जाके वो बैठेंगी प्रधानमंत्री बनने के लिए? ठीक है, कैसे बनेंगी बताइएगा। माननीय बिना दूल्हे की बाराती। एक मिनट, बिना दूल्हे का बाराती जानते हैं क्या हाल होता है? माननीय शिवपाल जी कहते हैं कि हमारी कोई बहन ही नहीं है, तो अखिलेश जी के पास बुआ तक आ गई। अरे ये तो मजाक है, ऐसा ना करो। मैं शिक्षा प्रेरक हूं सर। हम 40 माह से मानदेय हमारा बकाया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, और हमने बीएलओ का काम किया है, पल्स पोलियो का काम किया है, हमने केंद्र सरकार के सभी योजनाओं का काम किया है। हमको इस सरकार ने बेरोजगार कर दिया है। जवाब दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं सिद्धार्थनगर के पावन धरती पर एबीपी न्यूज के पूरी टीम को स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ अनुराग मुस्कान जी का अभिनंदन स्वागत इस्तकबाल। सवाल पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मगर सर, मेरा बस यही कहना है, सिद्धार्थनगर में जो कोई भी सांसद हो, यहाँ विकास होना चाहिए, जातिवाद नहीं होना चाहिए, चाहे जो भी सांसद बने। मैं एक बेरोजगार व्यक्ति हूँ और मैं गाजियाबाद गया था एक प्राइवेट कंपनी में काम करने के लिए। मेरा 24,000 रुपया वहां पे कंपनी के मालिक ने रोक लिया।
मैं बीजेपी के सांसद के पास गया उनसे फोन करवाने के लिए, उन्होंने फोन भी किया। 24,000 रुपए की जगह पे उन्होंने कहा 500,000 करके आप 5,000 रुपए दे दिए, लेकिन इनके फोन करने पे भी वो कंपनी का मालिक एक पैसा नहीं दिया और उल्टे हमारा मजाक उड़ाया कि आपके सांसद की क्या वैल्यू है। जो जनता चुनती है उसी का मजाक उड़ाया जा रहा है सर। ये कैसी कैसी शिकायतें। देखिए 15 लाख 2 करोड़ रोजगार, ये तो अपने आप ही सवाल आ जाते हैं। सवाल आ रहे हैं अनुदेशकों के, शिक्षकों के, पुरानी पेंशन के, और अब इन भाई साहब का सवाल। देखिए, देश का चुनाव है, भारत के भविष्य की दिशा तय करने वाला चुनाव है, इसको मजाक का विषय नहीं बनाना चाहिए। मैं पूरी ये अपनी समस्याएं बता रहे हैं, मजाक थोड़ी कर रहे हैं। नहीं अनुराग जी, मैं 15 लाख वाली बात पे कह रहा हूं। आप सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। मैं 15 लाख वाली बात कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ। पिछले चुनाव प्रचार का, आप तो मीडिया के लोग हैं, कोई वीडियो अगर ऐसा मिल जाए जिसमें मोदी जी ने कहा हो कि हर खाते में हम 15 लाख रुपया भेजेंगे, तो मैं आपकी कोई भी सजा स्वीकार करने को तैयार। उन्होंने कहा था इस देश में जितना काला धन है, अगर वो देश का विदेशों में गया हुआ और काले धंधे में लगा हुआ निकल कर आए तो औसतन प्रति व्यक्ति 15 लाख बैठता है, और उसके लिए प्रयास किया। पहली कैबिनेट में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश जो 10 साल से कांग्रेस की सरकार नहीं मान रही थी, चलिए SIT बनाया। समय कम रहता है सर। मायावती बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बनेंगी कैसे? ताकत कहां से आएगी? एक सवाल। मैं एक बात बता दूं भाइयों को, क्या आपने दरवाजा देखा है? बहुत बड़ा होता है। दरवाजे पर एक ताले लगा होता है जो छोटा होता है। ताले से भी एक छोटी चाबी होती है, वो शिवपाल यादव जी के पास है। और वो चाबी, सुनिए, शिवपाल यादव तो भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है, उनसे कोई लेना देना गठबंधन से नहीं, लेकिन एक छोटी सी चाबी से पूरे घर का दरवाजा, पूरा घर खुलता है। और मैं मानता हूं कि बहन कुमारी मायावती जी अगर इस देश की प्रधानमंत्री बन जाए तो आज इस देश से आतंकवाद, इस देश की सीमाएं सुरक्षित हो। मैं भी चाहता हूं बन जाए, लेकिन सवाल था बनेंगी कैसे? देश में सुनिए, जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी, अगर इस देश में नौजवानों को की बेरोजगारी कोई दूर कर सकता है तो बहन कुमारी मायावती जी दूर कर सकती। चलिए ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। इन्होंने कहा शिवपाल यादव बीजेपी की बी टीम है। मायावती ये भी कह चुकी है कि कांग्रेस भी बीजेपी के लिए मददगार है। ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस से वो अपने दम पे चुनाव लड़ रही है, और निश्चित रूप से कहा, मैंने एक वीडियो दिखाया था, आपने भी देखा होगा, आज अमेठी में कैसे एक माताजी को जबरदस्ती कांग्रेस का बटन दबाया गया। जी। ऐसे जीतेंगे? ऐसा, हालांकि मामला अभी क्लियर नहीं है, अभी जांच का विषय है। जांच का विषय है, जब क्लियर हो जाएगा तब आप चार्ज फ्रेम करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। निश्चित रूप से जनता आज पूर्ण रूप से तैयार है। किसान, नौजवान, मजदूर यहाँ का परेशान है। आज जिस तरह से आप देख रहे हैं, धर्म और जाति के नाम पे राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये देश की एकता, अखंडता की बात नहीं की जा रही है। पिछले जो भी वादे थे उस पे कहीं कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, चाहे वो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा हो, चाहे किसानों को। पूछते रहिए सवाल, कहीं ना कहीं से तो जवाब मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो परिणाम मिलेगा। हाँ भैया, इधर से सवाल। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय से पूछना चाहूंगा कि अभी जो वोट कटवा नाम से एक न्यूज चल रही है कि कांग्रेस प्रत्याशियों को प्रियंका वाड्रा ने भी कहा कि वोट कटवा प्रत्याशियों के रूप में हमने अपने प्रत्याशियों को खड़ा किया है, तो क्या डुमरियागंज सीट से भी वही स्थिति है कि वोट काटने के लिए यहाँ पर भाजपा का वोट काटने के लिए खड़ा किया गया? ठीक है, पूछूंगा सवाल। इधर कोई सवाल? हाँ भैया पूछो, माइक मेरे हाथ में रहने दो। मैं गठबंधन प्रत्याशी से पूछना चाहता हूं कि अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, ऑडियो, जो एक युवक को धमकाते हुए नजर आ रहे थे, और उन्होंने इस बात का दावा किया था कि देखो, ऑडियो की कोई ऑथेंटिसिटी नहीं, उसकी जांच हो जान दो। हाँ सवाल। सर, मैं गठबंधन प्रत्याशी से पूछना चाहता हूं सर, यहाँ पे सर बहुत वीडियो वायरल हुई है, ऑडियो जो धमकी दी जा रही है, वो चुनाव लड़ने आए कि यहाँ पे गुंडागर्दी करने आए? चलिए, ये एक सवाल आया था वोट कटवा वाला मामला, तो यहां पर भी आपका प्रत्याशी का वोट काटने के लिए खड़ा हुआ है। और मेरा सवाल यह भी है कि अगर वोट काटने की बात थी तो प्रियंका जी खुद बनारस से क्यों नहीं लड़ गई? बहुत ज्यादा वोट काट सकती थी। आज आप देख सकते हैं पूरे जिले, तो कह रहा हूं जीत भी जाती, क्या पता। आज आप देख सकते हैं पूरे जिले में जिस तरह से कांग्रेस की लहर है, कांग्रेस के लिए लोग उत्साहित हैं। कांग्रेस ने विकास का रास्ता चुना है, किसानों का, नौजवानों का, मजदूरों का, गरीबों का। आज जिस तरह से, चलिए सर, मुझे खत्म भी करना है, एक लाइन में वाइंड अप कर दी। जी।
जहां जनता का जनादेश है वहां कहने के लिए तो कुछ भी लोग कह सकते हैं, उसके लिए तो मैं ना कुछ कर सकता हूं। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल। लोग यहां पर जगदम्बिका पाल जी से खुश नहीं है। पिछली बार मोदी के चेहरे पर जीत गए, इस बार क्या होगा? एक लाइन में बस। एक लाइन में, सिद्धार्थनगर के लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बनेगा। जगदम्बिका पाल और हम सब ने मिलकर सिद्धार्थनगर को मेडिकल कॉलेज दिया है, तीन नेशनल हाईवे दिया है। इस जिले को जो पिछड़े जनपदों की रैंकिंग में 103 नंबर पर था, तीसरे नंबर पर हम ले आए हैं। ये जगदम्बिका पाल, योगी सरकार और मोदी सरकार की देन है। चलिए ठीक है, सबको आवास, सबको शौचालय और मुद्रा लोन, ऐसी तमाम सारी। चलिए ठीक है, वोट जरूर डालिएगा जब मौका है, और ये देखिएगा कि आपके लिए किसने क्या किया। उस आधार पर केवल विकास के वादे नहीं, विकास किसने किया है या नहीं किया है, सब चीजों का आकलन करने के बाद वोट दीजिएगा। लेकिन वोट दीजिएगा जरूर, क्योंकि वोट न देकर आप बहुत बड़ा गुनाह करते हैं। आज डुमरियागंज से कौन बनेगा प्रधानमंत्री में इतना ही। जरूरी सूचना, दर्शकों को हम बता दें कि इस चर्चा में कही गई बातें संबंधित पार्टियों की थी और आम लोगों ने जो कहा वो उनके अपने विचार थे।